Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss the metabolism of the glucose. The first of all, the first pathway is the glycolysis. So, what is meant by the glycolysis? Glycolysis is the breakdown of the glucose. The process of breaking down of the glucose is known as glycolysis. अब हमने इसके अंदर करना है वाइवा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इंशाल्लाह और हमारे पास एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। सबसे पहले ग्लूकोज की एनर्जी गई कहाँ पे? वाइवा क्वेश्चन यही होना है, ग्लूकोज की एनर्जी बेटा गई कहाँ पे? ग्लूकोज की जो एनर्जी है ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस का एक इन्वेस्टमेंट फेस है जिसके अंदर हम खुद ही एटीपी देते हैं और फिर एक पे ऑफ फेस है जिसके अंदर से हमें नेट एटीपी मिलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकाल लेते हैं हम, और निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी NAD और FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी FAD। ये निकोटीन जो है वो हमारे पास B3 है, नियासिन का डेरिवेटिव है, एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज द राइबोफ्लेविन, इट इज़ विटामिन B2। तो इन जो इंजाइम जो हमारे पास आ गए हैं को इंजाइम्स वाइटामिन हैं, ये दो B2 और B3, इनको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन कैरी करके रिड्यूस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब उन रिड्यूस फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो वाइटामिन की रिड्यूस फॉर्म होती हैं उनके अंदर पोटेंशियल होता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाती हैं, वहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं वो, और एज ऑक्सीडेशन रिजल्ट हमें एक एनर्जी मिल जाती है। सिंपल अगर बात करें तो वो आगे हाइड्रोजन मोटिव फोर्स बनती है, वो लहदा ETC का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का टॉपिक है। लेकिन ग्लूकोज की एनर्जी कहाँ पे गई सर? स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में वहाँ से एक्सट्रैक्ट की और हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड को एंजाइम्स को दे दी। वो जैसे ही उन्होंने एनर्जी ली वो रिड्यूस हो गए, वो कहाँ पे गए? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास गए, वहाँ पे दोबारा ऑक्सीडाइज्ड हुए और एनर्जी उन्होंने दे दी। अब ग्लाइकोलिसिस से इस तरीके हमारे पास एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती है। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस की दो टाइप्स होती हैं, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। एक एरोबिक नाम से जाहिर कर रही है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। अब पूरे पाथवे के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई ऑक्सीजन का यूज़ कोई नहीं है, लेकिन हम एरोबिक क्यों कहते हैं और एनारोबिक डिफ्रेंशिएट क्यों कहते हैं? इसकी एक रीज़न है कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं ना, फाइनल ऑक्सीडेशन में जाते हैं, तो उधर जाके ऑक्सीजन जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करती है। इसलिए हम कह देते हैं कि ऑक्सीजन होगी जहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगी तो वो हमारे पास एरोबिक होगा, जहाँ पे नहीं करेगी एनारोबिक होगा। लाइक सबसे बड़ी एरोबिक की तो एग्जांपल्स आपको पूरी बॉडी में लगेगी। जो हमारे पास एनारोबिक की सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है हमारे पास RBC। इरिथ्रोसाइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो यानी ऑक्सीजन तो उनके अंदर होती है लेकिन कैपेसिटी कैपेबल नहीं होते हैं कि वो ऑक्सीजन को यूज़ कर सकें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को वो यूज़ ही नहीं कर सकते। अब वहाँ पे जब ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम नहीं करेगी तो हम उधर जो ग्लाइकोलिसिस RBCs में हो रही होगी उसे कह देंगे कि एनएरोबिक है। और RBCs में क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके अंदर भी विजडम है। अगर उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो ऑक्सीजन को यूज़ करते रहते और इस एफिशिएंट वे से जिस तरीके हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो हो नहीं सकती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाया। और दूसरी बात, उनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। ये तो एक ऐसे जीके हमने जो डिस्कस करना था कि जो हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर हमारे पास पायरोवेट एंड प्रोडक्ट की बजाय हमारे पास लैक्टेट मिलता है, और लैक्टेट वही डिफ्यूज़ हो जाता है और लीवर के पास चले जाता है, वहाँ कोरी साइकिल चलता है। उसी लैक्टेट को दोबारा हम चेंज कर दिया जाता है पायरोवेट में। उसकी भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों लैक्टेट को चेंज कर दिया जाता है पायरोवेट के अंदर, उसकी डायनामिक्स क्या हैं, उसकी एंजाइम्स हमारे पास कौन से इन्वॉल्व है, और वो फिर लैक्टेट जो है वो पायरोवेट में चेंज होकर इवेंचुअली ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है, या तो हमारे पास वो एसिटाइल कोई में वो आगे जाके हमारे पास आएगा। अब हम शुरू कर देते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का इन्वेस्टमेंट फेज, इस स्टेप के अंदर जो ये 10 स्टेप रिएक्शन है, 7 स्टेप जो हैं वो हमारे पास रिवर्सिबल हैं, और जो 3 स्टेप्स हैं वो सिर्फ हमारे पास इरिवर्सिबल हैं और उन्हीं के ऊपर हमारे पास रेगुलेशन होनी है। लाइक
हमने बात की थी अपने लेक्चर के अंदर कि हमारे पास तीनों शुगर्स आ गई हैं सर्कुलेशन के अंदर। अब हम ग्लूकोज की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ग्लूकोज की एंट्री सेल में करानी हो तो हम उसको पहले ग्लूकोज की एंट्री होगी सेल के अंदर, अब वो सेल से दोबारा कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम उसको फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं। हम क्या कर देते हैं, उसकी फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं ग्लूकोज की, ताकि वो सेल से दोबारा बाहर ना निकल जाए, पहली बात। दूसरी बात, फास्फोराइलेशन का एक फ़ायदा ये होता है कि वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाए। दूसरा फ़ायदा, वो सेल में ट्रैप होके अपने मेटाबॉलिक पाथवे की तरफ रवाना हो जाए। आप सिंपल कह लें कि हम उसकी फास्फोराइलेशन अल्लाह ताला ने इसलिए कर दी है ताकि वो उसकी आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म इजीली हो सके, वो आप पीछे की तरफ ना देखे, वो आगे ही मेटाबॉलिज्म हो। दूसरी, जो फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है वो एंजाइम की डायनामिक्स को भी चेंज कर देता है, और यही फॉस्फेट ग्रुप जब आगे जाके हम देखेंगे जब रिमूव होता है तो उसी फॉस्फेट ग्रुप की रिमूव होने की वजह से जो एनर्जी निकलती है वो हम उसको एटीपी की सिंथेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व कर देते हैं। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है हमारे पास, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये क्योंकि वाइवा क्वेश्चन में पूछते हैं कि फॉस्फोराइलेशन कराई है तो हमने क्यों कराई है। उसके ये मैंने कुछ एस्पेक्ट्स आपको बता दिए हैं कि वाई फॉस्फोराइलेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन द सेल। और ये फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास बाहर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट कैरियर्स नहीं है जो फॉस्फेट वाले ग्रुप को निकाल के बाहर नहीं है, इसलिए वो अंदर ही रहता है। और दूसरी रीज़न ये है कि सेल मेम्ब्रेन पोलर होती है, वो उसको रिपेल कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास वो बाहर नहीं आ सकता। तो पहला स्टेप हम बिगिन करते हैं, ग्लूकोज चेंज हो जाता है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये एंजाइम कैटेलाइज करते हैं, एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की 4 टाइप्स हैं, आइसोजाइम्स हैं हेक्सोकाइनेज का, जो 3 है हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3, वो मोस्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लीवर एंड पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर नहीं होते। बाकी जो हेक्सोकाइनेज 4 है उसे ग्लूकोकाइनेज कहते हैं, वो लीवर और पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में होते हैं। अब इस दोनों एंजाइम्स की डायनामिक्स चेंज है हमारे पास, और इसके पीछे भी हमारे पास हिकमत है कि क्यों चेंज है। लीवर और पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में क्यों ये दूसरे ग्लूकोकाइनेज है, और बाकी बॉडी के अंदर हमारे पास, ये पूरी बॉडी के अंदर ये हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 टाइप मिलते हैं। पहली बात, अगर हम इनकी केएम की बात करें तो हमने इनकी एक पॉइंट हो गया हमारे पास लोकेशन। दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं इनकी केएम की, कि ग्लूकोकाइनेज जो है उसकी केएम बहुत ज़्यादा है, केएम हाई है, और वी मैक्सिमस की भी साथ ही बात कर लेते हैं, और वी मैक्सिमस भी उसकी हाई है। ग्लूकोकाइनेज का केएम भी हाई है और वी मैक्सिमस भी हाई है। अल्टरनेटिवली हेक्सोकाइनेज 1, 2, 3 जो मोस्ट टिश्यूज़ के अंदर है उनका केएम भी कम है और उनका वी मैक्सिमस भी कम है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा था कि मिकेलिस मेंथन कांस्टेंट के अंदर जब वो इक्वेशन हम पढ़ रहे थे तो एंजाइम की डायनामिक्स में, कि जिसका केएम ज़्यादा हो तो उसकी एफिनिटी लो होती है, और जिसका केएम कम हो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। अब अल्लाह ताला ने ये क्यों अलहदा करके बनाया, इसकी हिकमत ये है कि ग्लूकोकाइनेज काम अपना तब भी करेगा जब ज़्यादा सारा फ्लड ऑफ द ग्लूकोज होगा, और वो कब होता है, जब हम कोई तिक्का बोटी कोई चीज़ हम खाते हैं, कोई मील खाते हैं हम, वो भी स्पेशली द कार्बोहाइड्रेट्स मील, तो लीवर के पास पोर्टल वेन के ज़रिए फ्लड ऑफ द ग्लूकोज आता है। उस वक़्त ये ग्लूकोकाइनेज अपना काम दिखाता है। उस वक़्त ग्लूकोकाइनेज सारा जो ग्लूकोज आता है उसको लीवर के अंदर जमा कर लेता है, ताकि वो ब्लड में ना जाए ज़्यादा, उतना ही जाए जितनी ज़रूरत है, और हाइपरग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करता है, वरना तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाना चाहिए था। वाइल एक बात तो ये इसके बेनिफिशियल ये है कि ये ग्लूकोकाइनेज उस वक्त काम करेगा जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा, और वो कब होता है, जब हम खाना खाते हैं, और उस सारे ग्लूकोज को ब्लड में एंटर नहीं होने देगा बल्कि लीवर के अंदर स्टोर कर लेगा अपने, यानी हमारे पास फास्टिंग के स्टेट के लिए वो स्टोर कर लेगा, और जब फास्टिंग होगी तो उसी ग्लूकोज को हमारे पास चेंज करके ग्लूकोज में चेंज कर देगा। और वैसे ग्लूकोज स्टोर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, लेकिन उस ग्लाइकोजन को तोड़ के फिर फास्टिंग में ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा। सो डैट्स वाई एक काम तो इसका ये हो गया, केएम हाई है, वी मैक्सिमस हाई है, और इसकी इंडक्शन होती है, इसकी सिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है एंजाइम की, ये इंसुलिन की वजह से।
ये आपने बात याद रखना है कि इंसुलिन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोकाइनेज की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ताकि वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सके। वाइल द हेक्सोकाइनेज के ऊपर हम आ जाएँ तो हेक्सोकाइनेज जो 1 2 3 है, मोस्ट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के अंदर है, उसके अंदर अब हमारे पास जो के एम है उसकी लो है, वी मैक्सिमस भी लो है। इसके पीछे भी हिकमत है अल्लाह ताला की कि इनकी के एम लो है, ये थोड़े सारे ग्लूकोज के ऊपर भी अपना गुजारा कर लेते हैं। एक एग्जांपल है, अगर एक बंदा फास्टिंग स्टेट के अंदर है, उसके पास ग्लूकोज पहले ही कम है और उसने कोई कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन करनी है, मसल कंट्रैक्शन करनी है, तो अगर यही ग्लूकोकाइनेज उधर होता तो वो तो मसल कंट्रैक्शन कर ही नहीं सकता था। पहले ही बेचारे के पास ग्लूकोज कम है, वो ग्लूकोकाइनेज कहता मैं नहीं काम करता भाई, इतना मुझे ग्लूकोज मिलेगा तो तब भी मैं काम करूँगा। तो ये जो स्टेबिलिटी है काम करने की वो रिड्यूस हो जानी थी। तो अल्लाह ताला ने हेक्सोकाइनेज 1 2 3 हमारे पास मोस्ट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के अंदर इसलिए बनाए ताकि हमारे पास वो थोड़ी सारी ग्लूकोज पे अपना गुजारा कर सकें और अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज में और है, ग्लूकोकाइनेज जो है वो इनहिबिट होता है हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, और हेक्सोकाइनेज जो है वो इनहिबिट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से। ये मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट बता दिए। पहला लोकेशन, दूसरा के एम, तीसरा वी मैक्सिमस, चौथा इंडक्शन, इंसुलिन किसकी इंडक्शन करता है, ग्लूकोकाइनेज की, हेक्सोकाइनेज की नहीं करता। और पांचवा मैंने बता दिया है कि इसकी इनहिबिशन किस तरीके होती है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोकाइनेज की इनहिबिशन होती है और हेक्सोकाइनेज की इनहिबिशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। अब ये जो इसका एक बुक में ग्राफ बना हुआ है वो मैं बता देता हूँ, इसकी डायनामिक्स क्या है। ये वाला, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ग्लूकोज हमारे पास इनसाइड द सेल आ गया। अब ग्लूकोकाइनेज कब एक्टिवेट होगा, यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे एक हमारे पास प्रोटीन होती है ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन, नाम से ही हमने ये जो हमारे पास है ये इरिवर्सिबल स्टेप है और रेगुलेटरी स्टेप है। तो यहाँ पे रेगुलेशन से जब याद है तो प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन। ये ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन हमारे पास क्या करती है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पॉजिटिव इफेक्ट डालता है ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन को के ऊपर, वो इस ग्लूकोकाइनेज को यहाँ से उठाती है, न्यूक्लियस में जाके छोड़ देती है और इनएक्टिव स्टेट के अंदर समझें वो चेंज हो जाती है। तो अब वो अपना काम नहीं कर सकता, उसको काम करने ना करने के ऊपर मजबूर किया गया है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोकाइनेज ने अपना काम एफिशिएंटली परफॉर्म कर दिया है। जो खाना हमने खाया था सारा ग्लूकोज उसने लीवर के अंदर स्टोर कर दिया है, अब उसका काम नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ये कैपेबिलिटी दी कि वो क्या करे कि ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करे ताकि वो ग्लूकोकाइनेज को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ले जाए और उसको इनएक्टिवेट कर दे। अल्टरनेटिवली अगर देखें तो यहाँ पे एरो लगा हुआ है, जब यही ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा तो ये सिग्नल देगा कि ग्लूकोकाइनेज की अब ज़रूरत है। अब ग्लूकोकाइनेज हाइपरग्लाइसीमिया होने से प्रिवेंट करेगा। तब क्या होगा, यहाँ से ग्लूकोकाइनेज जो न्यूक्लियस के अंदर है वो यहाँ से निकलेगा, दोबारा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये इसी तरह साइकिल चलता रहेगा और ग्लाइकोलिसिस होती रहेगी। अब ग्लाइकोलिसिस का जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो हमारे पास होती साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो ग्लाइकोलिसिस की अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो पहले बता देना कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और दूसरा स्टेप आ गया हमारे पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे पास फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की वजह से एक एंजाइम है, उसकी वजह से हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। ये सिंपल आइसोमराइजेशन होती है, एल्डिहाइड शुगर जो है वो कीटो शुगर के अंदर चेंज हो गई है। ग्लूकोज जो एल्डो शुगर होती है, फ्रुक्टोज जो है वो कीटो शुगर होती है। अब फ्रुक्टोज पहला स्टेप, रिमेंबर ये जो स्टार लगे हुए हैं ये एक तो रेगुलेटरी स्टेप हैं और दूसरे हमारे पास कौन से हैं, इरिवर्सिबल स्टेप हैं। ये रिवर्सिबल नहीं होंगे किसी भी हालत में। ये जो दूसरे बाकी सारे मैंने एक एक एरो लगा की गलती की है,
ये जो जितने भी हैं ये रिवर्सिबल हैं, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्टार वाले स्टेप हैं ये हमारे पास इरिवर्सिबल हैं और ये रेगुलेटरी भी हैं, एज वेल एज द रेगुलेटरी एंड द इरिवर्सिबल स्टेप। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 चेंज हो जाती है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के पास अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ तो वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर चले जाए, ग्लाइकोलिसिस यानी कंटिन्यू करे, या हमारे पास वो पीछे चेंज होके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होके ग्लाइकोजेनेसिस की तरफ चले जाए। नंबर 2। नंबर 3 हमारे पास कैपेबिलिटी होती है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से चेंज हुआ है वो HMP पाथवे में चले जाए। पहले ऊपर वाले स्टेप से ही बात कर लेते हैं। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे के अंदर चले जाए, या वो हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर चले जाए, या ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू करें। तो पहला हम पाथवे कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, तो हम पहले ग्लाइकोलिसिस के अंदर देख लेते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर चेंज हो गया। ये जो स्टेप है ये मेजर रेगुलेटरी स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंड द रेट लिमिटिंग एज वेल एज द कम्यूटेड स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस है। अब इसको समझने के लिए जो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का एज वेल इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन जो इसके साथ ये जो लिखा हुआ है ना फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, ये इम्पोर्टेंट हमारे पास कंपाउंड है जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की जो हमारे पास एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है। किस तरीके करता है वो देख लेते हैं हम कि जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है वो इनहिबिट होता है ATP से और साइट्रेट से, वाइल द फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट इसको स्टिमुलेटरी इफेक्ट डालता है, और AMP भी। AMP क्यों? क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी लो होगी तो वो सिग्नल देगा कि मुझे ATP चाहिए, तो ATP चाहिए तो ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी ताकि हमारे पास ATP चाहिए। ये जो स्टेप है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इसको समझने के लिए हम एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एक बाई फंक्शनल प्रोटीन है, यानी बाई फंक्शनल इसकी दो डोमेन्स है, एक काइनेज डोमेन है और दूसरी हमारे पास फॉस्फेटेज डोमेन है। अब मैं इसकी हार्मोन फंक्शन तो काइनेज का सारों को ही पता है कि फास्फोराइलेशन करेगा और फॉस्फेटेज का पता है कि डीफॉस्फोराइलेशन करेगा, लेकिन मैं इसकी हार्मोनल रेगुलेशन की हवाले से बात करूंगा कि इंसुलिन कौन सी डोमेन एक्टिवेट करेगा, ग्लूकागोन कौन सी डोमेन एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है वो करता क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को, सम ऑफ द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में चेंज कर देते हैं। अब ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है ये वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये दो एंजाइम्स की एक्टिविटी को सेम टाइम एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली रेगुलेट कर रहा होता है। वन एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 विच इज द एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंड द अदर एंजाइम इज fructose 1,6 bisphosphatase which is the enzyme of the gluconeogenesis. So at the same time fructose 2,6 bisphosphate regulate the activity of both the enzyme, both the glycolysis and as well as the gluconeogenesis. So how does it occur? इंसुलिन जो है हमारे पास पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो है इसकी डोमेन्स एक्टिवेट कब होंगी, काइनेज डोमेन एक्टिवेट कब होगी और फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट कब होगी। काइनेज डोमेन हमारे पास एक्टिवेट तब होगी जब इसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी। याद रखें जब भी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की डीफॉस्फोराइलेशन होगी तब काइनेज डोमेन एक्टिवेट हो जाएगी, और जब हमारे पास इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट हो जाएगी। अब इधर सिंपल रूल है, इंसुलिन जहाँ पे भी बॉडी में एक्शन परफॉर्म करेगा वो हमेशा डीफॉस्फोराइलेशन कराएगा, और ग्लूकागोन एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम के थ्रू एक्शन परफॉर्म करता है, वो ATP को साइक्लिक AMP में चेंज करते हैं। साइक्लिक AMP हमारे पास प्रोटीन काइनेज A में चेंज हो जाता है, तो प्रोटीन काइनेज A का क्या काम है, वो कराता है फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लूकागोन जब भी अपना एक्शन परफॉर्म करेगा तो क्या कराएगा,
फास्फोराइलेशन, सिंपल आंसर। वाइल इंसुलिन जब भी अपना एक्शन परफॉर्म करेगा तो तब क्या कराएगी, इंसुलिन हमारे पास डीफास्फोराइलेशन कराएगी। तो पी फॉर फास्फोराइलेशन वो कौन करा रहा है, ग्लूकागॉन, और पी फॉर फास्फेटेज डोमेन एक्टिवेट हो जाएगी ग्लूकागॉन की वजह से, और इंसुलिन जब हमारे पास डीफास्फोराइलेशन कराएगा तब हमारे पास काइनेज डोमेन एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये अल्लाह ताला ने दो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स रखे हुए हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब ये एक टाइम के ऊपर ही दोनों नहीं सिक्रीट हो जाते, इनका भी अल्लाह ताला ने रेगुलेशन रखी है। जब हम खाना खाते हैं, वेल फेड स्टेट के अंदर होते हैं, तब इंसुलिन रिलीज होती है। अब इंसुलिन रिलीज होती है तो इंसुलिन क्या कराएगी, डीफास्फोराइलेशन। डीफास्फोराइलेशन कराएगी तो कौन सी डोमेन एक्टिवेट होगी, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की काइनेज डोमेन एक्टिवेट होगी। अब काइनेज डोमेन क्या कराएगी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में चेंज करा देगी। अब फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट का मैंने जिक्र किया था कि ये दो इंजाइम्स को साइमल्टेनियसली रेगुलेट कर रहा है। एक इंजाइम का नाम है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड दूसरे का नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। अब जो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है वो हमारे पास इससे एक्टिवेट हो जाएगा इस कंपाउंड से। इस कंपाउंड से एक्टिवेट होने का क्या मतलब है कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, और ये कंपाउंड हमारे पास फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज करेगा और ग्लाइकोलिसिस को हमारे पास इन्हांस करेगा और ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करेगा। वाइल एट द सेम टाइम दूसरा एंजाइम मैंने जिक्र किया था फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज, वो एंजाइम है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ये फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट नेगेटिव इफेक्ट डालता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज के ऊपर। ये सिर्फ लिंकिंग स्टेप है। अगर आपको इसकी डायनामिक्स समझ आ गई है, एक दफ़ा अगर आपको समझ आ गई तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट आ गया हमारे पास किसके ऊपर, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के ऊपर, और इनहिबिटरी इफेक्ट आ गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज के ऊपर। एक मिनट बस आप लगा के सोचें कि इंसुलिन ने हमारे पास फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को क्यों एक्टिवेट कराया और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज को एट द सेम टाइम हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 क्यों इनएक्टिवेट कराया। तो आंसर आपको ये मिलेगा कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन तब भी रिलीज हुई है जब हम वेल फेड स्टेट में, यानी हमने ग्लूकोज इनटेक कर लिया है। अब नई ग्लूकोज को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, जो ले लिया है उसी को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। सो ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू हो जाएगी ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज इनएक्टिवेट क्यों हो गया, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है, वो इनएक्टिवेट इसलिए हो गया कि ग्लूकोज तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें नई ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो पाथवे ही हमारे पास इनहिबिट हो गया। अगर ये दोनों पाथवे अल्लाह ताला एक वक्त ही चला देते तो हमारे पास एक फुटाइल साइकिल शुरू हो जाता है। फ़र्ज़ करें ये 10 स्टेप की सीरीज़ ऑफ द रिएक्शन है, ये पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी तक आते हैं, 10वीं सीढ़ी तक आते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम कहते हैं चल भाई बाबू दोबारा 10वीं से पहली पे चले जाओ। तो ना हमें कोई नेट गेन होता है बल्कि लॉस ही होता रहता, हमारी आने जाने में एनर्जी वेस्ट होती रहती। तो सिंपल इसका भी यही पाथवे, एंजाइम्स भी यही पाथवे फॉलो करते हैं बाय द नेचर। अब हमारे पास जो इसकी रेगुलेशन भी मैंने आपको बता दी। अब ये चेंज हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। अब टिल द टाइम हमने 2 ATP दी हैं, कहाँ पे, एक ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करने के लिए और एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज करने के लिए। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया लेकिन याद रखें कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हुआ है विद द हेल्प ऑफ द ATP अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है, वो 1 ग्रुप पे 1 पोजीशन के ऊपर लग जाता है। अब हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एल्डोलेज की आगे आप जाके पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स होती हैं A, B एंड C।
तीनों टाइप्स हमारे पास क्या करती हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर चेंज कर देती हैं। यानी एल्डोलेज हमारे पास क्या करेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की क्लीवेज करेगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज कर देगा और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज कर देगा। अब जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज चेंज हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हम जो जिक्र करेंगे अब आगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ही आगे हम अपनी चेन चलाएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो हमें मिल गया, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो चेंज हो गया हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिले, सिंपल आंसर इज 2। और जहाँ तक हमारे पास जो होता है वो इन्वेस्टमेंट फेज होता है। ऑलवेज रिमेंबर वी इन्वेस्ट 2 ATPs इन द इन्वेस्टमेंट फेज। अब हमारे पास पे ऑफ फेज शुरू हो जाता है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब है कि ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे या तो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ पे भी आ जाए, यहाँ तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन रिएक्शन होगा। यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास एंजाइम ये क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डीहाइड्रोजिनेज का मैंने अभी मतलब बताया कि ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा। तो वो हाइड्रोजन रिमूव करके जो हमने लेक्चर शुरू होने से पहले बात की थी कि वो ऑक्सीडाइज एंजाइम्स को इलेक्ट्रॉन देते हैं ग्लूकोज के अंदर से, जो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके अंदर से इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं पैकेट्स, उनकी फॉर्म में एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ऑक्सीडाइज एंजाइम को दे देते हैं ताकि वो रिड्यूस हो जाए। तो ये एग्जांपल है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन इंडक्शन रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एट द स्टेप कौन सा है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, वो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, NAD को दे देगा, वो हाइड्रोजन NAD एक्सेप्ट करेगा और NADH प्लस H प्लस बन जाएगा। और ये NADH फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चले जाएगा और हमें एनर्जी दे देगा। अब इस रिएक्शन के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी डलेगा और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। अब ये जो फॉस्फेट डला है ये बाद में रिमूव होके हमारे पास यही फॉस्फेट हमारे पास एनर्जी दे देगा। अब मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो एक था, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज की वजह से हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो गया था। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अब आपने आगे अंडरस्टैंड कर लेना, जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी हमारे पास कितने NADH मिले, 2 NADH मिले। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब यहाँ पे किसी के ऊपर भी मैंने स्टार का निशान नहीं डाला, जहाँ पे स्टार का डाला है वो इरिवर्सिबल स्टेप हैं और रेगुलेटरी स्टेप हैं। अब ये सारे रिवर्सिबल स्टेप हैं, लेकिन मैंने एक एक ही एरो शो किया हुआ है अपनी एज के लिए। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम है, उसकी हेल्प की वजह से 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। मैंने अभी जिक्र किया था कि ये जो फॉस्फेट हमने अभी इसके अंदर डाला है, यही जब हम इसको रिमूव करेंगे फॉस्फेट तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, तो एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पे यही हुआ है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम ने एक्शन किया है और 1 पोजीशन से हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर लिया है और ADP को ATP में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे बज़ाहिर तो एक ATP लिखा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो भी चीज़ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ATP मिलेंगे। ये 2 ATP बैलेंस हो जाएंगे, जो हमने ऊपर ATP 2 दिए थे उनके साथ ये जो पहले 2 ATP मिले हैं ये हमारे पास जो दिया था वो हमें वापस मिल जाएगा। आगे जो होगा हमारे पास वो हमारे पास बेनिफिट होगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग, एक पेंटावेलेंट आर्सेनेट है और ट्राईवेलेंट आर्सेनेट है तो आर्सेनिक की ना, आर्सेनिक की हमारे पास पॉइजनिंग हो जाती है। अब किस स्टेप के ऊपर पॉइजनिंग होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है। अब आर्सेनिक क्या करता है
इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ compete करता है, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ compete करेगा और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा जो हमें एनर्जी नहीं देगा। जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो उस चीज़ का हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा। अब ग्लिसरॉल्डियर 3 फॉस्फेट है, उसके साथ अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ना डले तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा तो जाहिर बात है उसके अंदर से वन पोजीशन से फॉस्फेट रिमूव भी नहीं होगा और एज अ रिज़ल्ट हमें एटीपी भी नहीं मिलेगा। तो हमें नो नेट एटीपी मिलेगा, अगर ज़ीरो एटीपी मिलेगा अगर हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस के अंदर। और वो होती क्यों है? आर्सेनिक पॉइजनिंग, पॉइजन है एक आर्सेनिक, तो वो क्या करेगा हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसके साथ compete करेगा ताकि वो उसको ले ले और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को छोड़ दे। ये समझ लें कि ये हमारे पास कम्पिटिटिव इनिबिशन की तरह ही है। वो आर्सेनिक compete कर लेगा और हमारे पास एंजाइम के साथ मिलके एक ऐसा इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना देगा जो बज़ाहिर ग्लाइकोलिसिस तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एज अ रिज़ल्ट हमें एनर्जी कोई नहीं मिलेगी। जब और इसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द इफेक्टेड सेल्स ऑफ द बॉडी जो होंगे वो इरिथ्रोसाइट होंगे, क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस प्राइमरीली पाथवे है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही होती है। जब वो एनर्जी उनको मिलेगी नहीं तो उनकी मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो लूज़ हो जाएगी, वो एज अ रिज़ल्ट स्क्वीज़ नहीं कर सकेंगे नैरो कैपिलरीज के अंदर से, एज अ रिज़ल्ट वो हमारे पास डैमेज हो जाएंगे। यानी हमारे पास जो स्प्लीन के मैक्रोफेजेज हैं या लीवर के मैक्रोफेजेज हैं या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर जो मैक्रोफेजेज हैं वो उनको देखेंगे कि ये अपना फंक्शन नहीं ठीक कर रहे, तो वो उनको क्या करेंगे हमारे पास चेंज कर देंगे बिलीरुबिन के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हिमोलिटिक अनीमिया मिल सकता है हमारे पास आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर। अब आर्सेनिक पॉइजनिंग जब हम पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स टीसीए साइकिल में करेंगे वहाँ पे भी जाके ये आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। आर्सेनिक जाके वहाँ पे भी हमारे पास इनिबिशन करता है। हम थे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के स्टेप पे, यहाँ पे एक एंजाइम है फास्फोग्लिसरेट काइनेज। ये क्या करेगा, वन पोजीशन के ऊपर से फॉस्फेट निकाल देगा, वो एडीपी को देगा, एडीपी हमारे पास एटीपी में चेंज हो जाएगा। नेट कंपाउंड है हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब आरबीसी इसके अंदर एक स्टेप मोर होता है। क्या स्टेप है वो? एक हमारे पास बिसफॉस्फोग्लिसरेट मुटेज एंजाइम होता है, वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में चेंज कर देता है। ये क्यों करता है? इसके पीछे हिकमत है कि जितनी ग्लूकोज की ब्लड में कंसंट्रेशन होती है ऑलमोस्ट इतनी 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की आरबीसीज में कंसंट्रेशन होती है। क्यों होती है? ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हीमोग्लोबिन के साथ एक्ट करता है और ऑक्सीजन की डिलीवरी को इन्हांस कर देता है, तो इस वजह से आरबीसीज में ये रिएक्शन होता है और ये कंपाउंड बनता है। अब ये जब कंपाउंड बनता है तो ये कंपाउंड हमारे पास चेंज हो जाता है दोबारा। 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है एक दफ़ा बन गया, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और फिर अगर हमें 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट अगर नहीं चाहिए तो ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज की मदद से ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट दोबारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाता है। ये सिर्फ एक एडिशनल स्टेप है जो ऑक्सीजन की डिलीवरी को इन्हांस करता है। अब हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाता है फॉस्फोग्लिसरेट मुटेज एंजाइम की वजह से। अब हमारे पास जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, इनोलेज डलता है हमारे पास एंजाइम। इनोलेज एक एंजाइम है जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट की डीहाइड्रेशन कराता है और उसको चेंज कर देता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट चेंज इनटू द फॉस्फोइनोल पायरोवेट और द 3 phosphoglycerate change into the phosphoenol pyruvate? The simple answer is that Allah Ta'ala created this reaction in the all cells of the body by simply the rearrangement of the molecules, and a high energy compound phosphoenol pyruvate is made. सिंपल रीअरेंजमेंट, पहले 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया और 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट में चेंज हो गया बाय द सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। एक हमारे पास हाई एनर्जी कंपाउंड मिल गया। अब फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर एक इनोल फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जब
वो पायरोवेट काइनेज एंजाइम की वजह से हमारे पास ये जो पायरोवेट काइनेज एंजाइम है ये उस इनोल फॉस्फेट जो ग्रुप है उसको रिमूव कर देता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो एडीपी इस्तेमाल करता है और एटीपी में चेंज हो जाता है और एंड कंपाउंड हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट से पायरोवेट मिल जाता है। अब हमारे पास पायरोवेट है। अब ये जो एंजाइम है अगेन पायरोवेट काइनेज ये तीसरा ग्लाइकोलिसिस के हमारे पास 3 ही स्टेप हैं जो रेगुलेटरी स्टेप हैं और 3 ही ऐसे स्टेप हैं जो इरिवर्सिबल हैं। जो रेगुलेटरी स्टेप हैं वो एज वेल एज इरिवर्सिबल स्टेप हैं। तो ये आपने बात याद रखना, 3 रेगुलेटरी स्टेप हैं और जो रेगुलेटरी स्टेप हैं वो बजाते खुद इरिवर्सिबल स्टेप हैं और उन्हीं के ऊपर ही हमारे पास रेगुलेशन हो रही है। अब ये पायरोवेट काइनेज एंजाइम जो है इसकी रेगुलेशन मैं आपको बुक से करा देता हूँ। अब हमारे पास जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट है उसके ऊपर एक तो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक आता है, फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन होती है। फीड फॉरवर्ड का रेगुलेशन क्या मतलब है कि जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ऊपर ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में बना था वो हमारे पास पायरोवेट काइनेज को प्रोमोट कर रहा होगा ताकि ग्लाइकोलिसिस आगे कंटिन्यू होती रहे। एट द सेम टाइम एक मैं आपको रूल बता देता हूँ, जब भी सेल्स में हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी कब होगी, जब एटीपी की एज़ कम्पेयर टू द एडीपी सेल के अंदर रेशो ज़्यादा होगी तो ये सेल का हाई एनर्जी स्टेटस गिना जाता है। जब एक एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड, तो अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म बनाया है कि कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होती। जब भी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये नहीं होगी कि एनर्जी सेल बना के फट जाए, ऐसा नहीं होता। कि जो हमारे पास जब भी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये जो पाथवेज जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे एनर्जी वो इनहिबिट हो जाएंगे ताकि हमारे पास स्टेबिलिटी जो है फंक्शनिंग जो है वो मैक्सिमम रहे। तो हमारे पास क्या होता है, जब भी एटीपी होगा वो ग्लाइकोलिसिस को रोक देगा, एडीपी या एएमपी होगा वो ग्लाइकोलिसिस को प्रोमोट कर देगा। ये एक सिंपल रूल है। जब एनर्जी चाहिए होगी तो पाथवे चल पड़ेंगे, जब एनर्जी नहीं चाहिए होगी तो वो पाथवे रुक जाएंगे। अब हमारे पास जो पायरोवेट है, एक पायरोवेट का एलोस्टेरिक फैक्टर आ गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो उसको प्रोमोट कर रहा है, एटीपी उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, एएमपी एट द सेम टाइम उसको प्रोमोट करेगा। और अब हम देख लेते हैं जो ये जो इंजाइम्स हैं हमारे पास ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड द पायरोवेट काइनेज, दीज 3 enzymes आर द रेगुलेटरी enzymes ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। इधर हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी है, एट द सेम टाइम हमारे पास कोवलेंट रेगुलेशन भी है। कोवलेंट रेगुलेशन जो होती है वो हमारे पास हार्मोन से होती है और हार्मोन्स आपको पता है कौन से हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। जब भी हमारे पास कोवलेंट रेगुलेशन होगी तब वो क्या करेंगी, ये जो हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन हमारे पास क्या करेगा, इन तमाम एंजाइम्स की सिंथेसिस को प्रमोट कर देगा। जब सिंथेसिस प्रमोट हो जाएंगी तो जाहिर बात है रिएक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस भी हमारे पास इन्हांस हो जाएगी। ये सिंपल आपने बात याद रखनी है। अब पायरोवेट काइनेज की रेगुलेशन देख लेते हैं। ग्लूकागोन जब आता है वो हमारे पास क्या करेगा, जब हमारे पास ये बात याद रखनी है कि फास्टिंग स्टेट के अंदर हमारे पास ग्लूकागॉन रिलीज होता है पैनक्रियाटिक अल्फा सेल से, और हमारे पास इन द फैट स्टेट, वेल फैट स्टेट, और जब हम खाना खाते हैं उस वक्त हमारे पास इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल से। अब मैंने बताया था कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस को प्रोमोट करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस को रोक देता है ताकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस ना हो और ग्लूकोज बने। ग्लूकोज क्यों बने, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स अल्लाह ताला ने बॉडी में ऐसे बनाए हैं जो डिपेंड ही करते हैं ग्लूकोज के ऊपर, और उसकी एक मेजर एग्जांपल है आरबीसीज, ब्रेन, किडनी, मेडल्ला, lens and cornea of the eye, exercising muscle. These are the lot of the examples in our body which only and solely dependent upon the glucose for its metabolism and for the survival of the cell. ग्लूकोज उनको लाजमी चाहिए होता है। मोस्ट जो एग्जाम्पल आती है वो हमारे पास आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट आती हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ग्लूकागॉन, इंसुलिन का मैंने बता दिया है, इंसुलिन पहले देख लेते हैं हम ग्लूकागॉन का। ग्लूकागॉन हमारे पास तब रिलीज होगा जब हमारे पास फास्टिंग होगी, और ये हमारे पास फेवर करेगा कि ग्लाइकोलिसिस रुक जाए और ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाए। तो ग्लाइकोलिसिस को किस तरीके रोकेगा, ये पायरोवेट काइनेज की फास्फोराइलेशन करेगा और पायरोवेट काइनेज को इनएक्टिवेट कर देगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास
जो फास्फोइनोल पायरोवेट है वो मज़ीद पायरोवेट में चेंज नहीं होगा। जो फास्फोइनोल पायरोवेट है फिर ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा और ग्लूकोज बना देगा। जब हमारे पास इंसुलिन होगी तब मैंने बताया था कि ग्लूकागोन ऑलवेज कॉजेज द फास्फोराइलेशन वाइल द इंसुलिन कॉजेज द डीफॉस्फोराइलेशन। तो ये जो हमारे पास पायरोवेट काइनेज फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है, जब इंसुलिन वेलफेयर स्टेट होगा तो इंसुलिन क्या करेगी, ग्लाइकोलिसिस को प्रोमोट करेगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगी। तो ये जो पायरोवेट काइनेज है इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसको उतार देगी और चेंज कर देगी पायरोवेट काइनेज को दोबारा अपनी एक्टिव स्टेट में, ताकि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कॉन्टिन्यू रहे। ये हमारे पास 3 स्टेप थे। कौन कौन से रेगुलेटरी 3 इंजाइम्स हैं? 3 इंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ग्लूकोकाइनेज, एक्सोकाइनेज नंबर 2 हो गए, एंड नंबर 3 पायरोवेट काइनेज। अब पायरोवेट जो है वो हमारे पास पायरोवेट का फेट देख लेते हैं। पायरोवेट हमारे पास कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है। पायरोवेट यहाँ तो हमारे पास एलानिन एक अमीनो एसिड है वहाँ पे चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम एलानिन ट्रांसअमाइनेज। और जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो जो हमारे पास NADH हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के स्टेप में मिला था, ये NAD अब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। अगर दिमाग लगाया जाए तो आंसर तो हमें मिल जाता है फ़ौरन कि जिस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो NADH का उधर कोई फ़ायदा होगा कि NADH हमारे पास अगर बन जाए तो NADH फिर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब कहीं ना कहीं तो उसने इस्तेमाल होना ही है, NADH ने अब कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना है। तो वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा? वो पायरोवेट को दोबारा लैक्टेट में चेंज कर देगा विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाइल द रिडक्शन मीन्स द गेन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो पायरोवेट जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा लैक्टेट में। एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए रिडक्शन। तो पायरोवेट लैक्टेट में रिड्यूस हो जाएगा। जो हमारे पास NADH बना था यहाँ पे इस स्टेप के अंदर वो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर पायरोवेट को लैक्टेट में चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। और ये NAD दोबारा हमारे पास इसके अंदर कैपेबिलिटी होगी ताकि दोबारा हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे और दोबारा रिड्यूस हो जाए और दोबारा हमारे पास ये साइकिल चलता रहे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जिन सेल्स में होती है। मोस्ट जो मेन एग्जांपल है वो है इरिथ्रोसाइट। अब ये लैक्टेट है, ये लैक्टेट कहाँ पे जाएगा? ये हमारे पास ब्लड से डिफ्यूज़ होकर लीवर के पास चले जाएगा। लीवर में जाके ये दोबारा पायरोवेट में चेंज हो जाएगा। अब लीवर में जाके दोबारा पायरोवेट में चेंज होगा। यहाँ तो पायरोवेट एसिटाइल कोए में चेंज हो सकता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, यहाँ वो हमारे पास ग्लूकोज में दोबारा चेंज हो सकता है फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब पायरोवेट का एक मैंने और पाथवे बता दिया कि एसिटाइल कोए के अंदर चेंज हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द पाथवे इन द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस it will change into the acetyl CoA with the help of an enzyme pyruvate dehydrogenase complex। ये तीसरा इसका पाथ हो गया। नंबर चौथा, ये हमारे पास पायरोवेट जो है ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर भी चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज ये बायोटिन रिक्वायरिंग एंजाइम है। ATP इसके अंदर लगता है, हमारे पास रिक्वायर होता है, ADP के अंदर चेंज हो जाता है। और पायरोवेट कार्बोक्सिलेज हमारे पास क्या करता है? पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड करा देता है पायरोवेट के अंदर और हमारे पास उसको चेंज कर देता है ऑक्सैलोएसीटेट। ये ऑक्सैलोएसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। वो किस तरीके होता है वो हम आगे जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस जब करेंगे तब पढ़ेंगे। ये इसके 4 फेट है कि ये फेट ऑफ द पायरोवेट है, ये 4 जगह पे हमारे पास जा सकता है। और अभी हम ह्यूमन को डिस्कस कर रहे हैं, नॉट द यीस्ट और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर यही हमारे पास पायरोवेट जो है ये हमारे पास इथानॉल में चेंज हो सकता है अल्कोहल के अंदर। तो अभी हम ह्यूमन को डिस्कस कर रहे हैं तो ह्यूमन की बात करेंगे। वैसे एक इसका 5वां पाथवे वो भी हो सकता है अगर कोई पूछे तो। अब हमारे पास जो हम देख लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। हमने जो ग्लाइकोलिसिस की है अभी हमने जो ग्लाइकोलिसिस की है उसका इन्वेस्टमेंट फेज था, उसके अंदर हमने 2 ATP दिए हैं। तो एज अ रिजल्ट पे ऑफ फेज में हमारे पास कितने ATP हमें मिले हैं?
4 एटीपी तो मिले थे, लेकिन 2 एटीपी जो हमने दिए थे वो 2 से कैंसिल हो गए, 2 नेट एटीपी मिले हैं और 2 NADH प्लस H प्लस एट द लेवल ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। अभी हमने ग्लाइकोलिसिस की है तो हम अभी सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के लेवल के ऊपर रहते हुए ही बात करेंगे कि हमें 2 नेट एटीपी मिले हैं और 2 NADH प्लस H प्लस मिले हैं एट द स्टेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ये सिंपली आंसर है। और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी तब भी हमारे पास यही मिलेगा, और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी तब भी हमारे पास यही मिलेगा, जो 2 नेट एटीपी हैं वो मिलेगा। लेकिन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर जब पायरोवेट आगे स्टेप में मेटाबोलाइज होता है, TCA साइकिल होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो एटीपी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई ग्लाइकोलिसिस के लेवल के ऊपर पूछे कि ग्लाइकोलिसिस के लेवल के ऊपर हमें क्या मिलेगा, तो 2 नेट एटीपी, 2 NADH प्लस H प्लस, और बाय प्रोडक्ट आपने बता देते हैं कि अगर हमारे पास एरोबिक हुई तो पायरोवेट है, अगर एनारोबिक हुई तो हमारे पास क्या चीज़ है, लैक्टेट है। और एनारोबिक होती कहाँ पे है, इरिथ्रोसाइट के अंदर होती है। और अब समराइज कर देते हैं, हमारे पास जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा है कि इंसुलिन ग्लाइकोलिसिस को प्रोमोट कर रही है और इनहिबिट कर रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, वाइल द जो हमारे पास ग्लूकागोन है वो प्रोमोट कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर रहा है। 10 स्टेप का ये रिएक्शन है, 3 रेगुलेटरी स्टेप हैं। जो 3 रेगुलेटरी स्टेप हैं वही हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप भी हैं। 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड द पायरोवेट काइनेज। अब हम और इसके अंदर क्या चीज़ रह गई, यही हमारे पास सारा जो है एनर्जी यील्ड भी हमने कर ली और इसका पाथ ऑफ द पायरोवेट भी देख लिया यही। और हमारे पास जो हमने डिस्कस किया कि हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, उसके अंदर हमारे पास ये इसका 10 स्टेप पाथवे उन्होंने बनाया हुआ है। ये हमारे पास उन्होंने एरोबिक को शो किया पायरोवेट है, और एनारोबिक को शो किया है कि हमारे पास लैक्टेट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।